नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, इंडिया यूएस कमिट टू लिंकिंग इकोनॉमीज अक्रॉस सेक्टर। इसके बारे में आज के एडिटोरियल में भी आर्टिकल है, तो जब एडिटोरियल आप सुनोगे तो वहां पे भी मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि भाई हम अपनी इकोनॉमीज को सेक्टर्स में इंटीग्रेट करेंगे। और ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 4 साल के बाद ट्रेड पॉलिसी फोरम फिर से मीट कर रहा है। ये ट्रेड पॉलिसी फोरम डोनाल्ड ट्रंप के समय पे लास्ट टाइम मीट किया था, उसके बाद बंद सा पड़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ, आप कह सकते हो, टैरिफ बैरर्स लगा दिए थे इंडिया के ऊपर। ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था, इसके बेनिफिट्स को इंडिया के लिए बंद कर दिया था। इंडिया ने रिस्पॉन्स में कुछ टैरिफ लगा दिए थे, तो ट्रेड के लेवल पे जो रिश्ते थे थोड़े से खराब हो गए थे। अब यहाँ पे उन रिश्तों को पोटेंशियली सुधारने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इस ट्रेड पॉलिसी फोरम में ये काबिलियत है कि वो ऐसा कर सकता है। तो ट्रेड पॉलिसी फोरम ने रिजॉल्व किया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज को नेक्स्ट हाई लेवल पे लेके जाया जाएगा। पोटेंशियल टारगेटेड टैरिफ रिडक्शंस किए जाएंगे। फिर क्या बोला गया है कि इस ट्रेड पॉलिसी फोरम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप्स थे, एग्रीकल्चर पे, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स पे, सर्विसेज पे, इन्वेस्टमेंट पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, इनको फिर से यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा। और फार्मर्स को और बिजनेसेस ऑफ बोथ कंट्रीज को सही समय पे टैंजिबल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके, मार्केट एक्सेस देके, यूएस के अंदर भी अमेरिकन गुड्स के लिए और इंडिया के अंदर यूएस गुड्स के लिए, सॉरी, इंडिया के अंदर अमेरिकन गुड्स के लिए और अमेरिका के अंदर इंडियन गुड्स के लिए। तो ये मार्केट एक्सेस यहाँ पे देना एक बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आप कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव है। इंडिया चाहता है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के बेनिफिट्स फिर से इंडिया को दिए जाएं। एक्चुअली में जीएसपी में होता यह था कि यूएस के मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम ड्यूटी पे, बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी या नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी पे बिक सकते हैं। जैसे आज की डेट में इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर भी जाम्बिया, गाम्बिया, इस टाइप की जो फर्जी टाइप की कंट्रीज हैं, इनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी पे आते हैं। तो इसी प्रकार का एक सिस्टम, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यूएस में भी है, जिसके चलते डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट उनके मार्केट में कम इंपोर्ट ड्यूटी पे जाते हैं, जिसका बेनिफिट पहले इंडिया के पास था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बेनिफिट बंद कर दिया। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बेनिफिट बंद कर दिया तो इंडिया फिर से जीएसपी को शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पे इस ट्रेड पॉलिसी फोरम में बातचीत हुई है कि भाई यूएस के मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए इंडियन मैंगोज को, ग्रेप्स को, पोमोग्रेनेट्स मतलब अनार वगैरह को, और सिमिलरली इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए यूएस से आए हुए चेरीज को, फिर यूएस से आए हुए पॉर्क प्रोडक्ट्स को, और अल्फाल्फा है और एनिमल फीड। तो बेसिकली एनिमल्स के खाने के लिए जो खाना होता है वो भी यूएस से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। तो इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है यूएस में, उसका इंडियन मार्केट एक्सेस होना चाहिए। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। यूएस में इंडिया का वाटर बफेलो मीट और वाइल्ड कॉट श्रिम्प बिकना चाहिए। सिमिलरली यूएस से आया हुआ डिस्टिलस ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स, ये इंडिया के मार्केट में बिकना चाहिए। तो क्या बिकना चाहिए, क्या नहीं बिकना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। जीएसपी की बेनिफिट्स को इंडिया फिर से पाना चाहता है। ट्रेड डील के ऊपर भी बातचीत होगी। ट्रेड पॉलिसी फोरम चूंकि दोबारा शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि हम कुछ अच्छी खबर सुने इंडिया यूएस के ट्रेड के रिस्पेक्ट में। एक और चीज के ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई है, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, जिसको आप सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट बोलते हो, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम बोथ साइड। वैसे तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम बोथ साइड है, बट बेसिकली यहाँ पे उन इंडियन वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है जो कि यूएसए में काम करते हैं। होता यह है कि जब आप यूएस में जाके रहते हो तो आपकी जो छोटी सी सैलरी का हिस्सा होता है ना, वो यूएस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में जाता है। ठीक है, अब मान लो आपने वहां पे ग्रीन कार्ड ले लिया, यूएस की नागरिकता ले ली, तो आप उस बुढ़ापे में यूएस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के पैसे का इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन मान लो कोई ऐसा आईटी वर्कर है इंडिया का जो कि यूएसए गया और यूएस में जाके नौकरी कर रहा है, अब प्रति महीना उसकी तनख्वाह से कुछ पैसे कट रहे हैं और यूएस के सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। कल की डेट में मान लीजिए 5-6 साल बाद वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल काम करके इंडिया वापस आ जाता है, तो जो कुछ भी उसने यूएस के सोशल कंट्रीब्यूशन में दिया था, वो पैसा वापस लाने का उसके पास कोई भी तरीका नहीं है। तो इंडिया यूएस के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप ये जो सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट है, इसके चलते हमारे जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी में पैसा दे रहे हैं, वो पैसा भी आप उनको इंडिया वापस लाने दो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियंस का यूएस में छूट जाता है, क्योंकि इंडियंस ये पैसा वापस इंडिया लेके नहीं आ सकते। फिर यूएस ने यहाँ पे ये भी बोला है
कि हम इथेनॉल सप्लाई करना चाहते हैं। इंडिया में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया ना पेट्रोल में 2025 तक, तो इसके लिए इथेनॉल यूएस ट्रांसफर करना चाहता है इंडिया को। और इंडिया ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल में इंडिपेंडेंसी चाहता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना इंडिया का टारगेट नहीं है। हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं और उस इथेनॉल को इंपोर्ट करने लगे तो फ्यूल में तो हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, वो भी हम नहीं चाहेंगे। लेकिन यूएस कह रहा है कि ठीक है भाई हम आपको इथेनॉल प्रोवाइड करेंगे, यूएस तो प्रोवाइड करेगा ही, उसकी बिक्री होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, सो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आगे चलते, न्यू क्रिप्टो करेंसी बिल सीक्स टू बैन प्राइवेट प्लेयर्स। देखिए यूनियन गवर्नमेंट जल्दी ही एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी जो कि रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी को और बैन कर देगा सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। समझिए, भारत सरकार ने पहले भी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की कोशिश की थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भारत में फल फूल रहा है। अगर आप यूट्यूब देखते होगे तो उसमें रणवीर सिंह बंटाई करते हुए आते हैं और कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में 100 रुपए इन्वेस्ट करो। तो इस प्रकार की बहुत सारी एप्स इंडिया में प्रोलिफरेट कर रही हैं जो कि ये बोल रही हैं कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, 100 करो, 200 करो। तो ये पूरा का पूरा मार्केट चल रहा है। भारत सरकार को क्या प्रॉब्लम है? भारत सरकार बोल रही है कि यार तुम लोग मजाक कर रहे हो। फाइनेंसेस, पैसों का सोर्स और पैसों के इशू की ताकत एक देश की सरकार के पास होती है, और अगर उस देश की सरकार के पास पैसों के इशू की ताकत ही नहीं है तो सरकार के पास फिर क्या मतलब है? डिफेंस, फाइनेंस, सोवरेनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, और आधा फाइनेंस तो यहाँ पे सरकार के हाथ से निकला जा रहा है। इसीलिए सरकार यहाँ पे लेके आ रही है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू सबसे पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इंडिया के अंदर वो सारी की सारी बैन की जाएंगी। तो भारत सरकार का प्लान है कि सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करेंगे और खुद एक इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रिलीज की जाएगी। और भारत सरकार का यहाँ पे टारगेट है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम की है। तो इस टेक्नोलॉजी का तो देखो हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन भारत सरकार की सिंपल लॉजिक है कि भाई देखो ओवरऑल फाइनेंसेस को रेगुलेट करना हमारा काम है। तो कोई भी करेंसी अगर इंडिया के अंदर रिलीज की जा रही है उसको रिलीज करने की ताकत तो भारत सरकार के पास ही रहेगी। अब जब ये सब बातें यहाँ पे हुई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे उतर के आया कि भाई ऑलरेडी इंडिया में जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा लगा चुके हैं, जो छोटे छोटे यूथ्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं, आप एक बार सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन कर दोगे तो इन यूथ्स का क्या होगा? जो ये पैसा लगा इसका क्या होगा? इसके ऊपर अभी भी भारत सरकार का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। रिसेंटली सुनने में आया था कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई थी क्रिप्टो करेंसी स्टेक होल्डर के साथ, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने इन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछे। उन सवाल का ये प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाए। प्लस यहाँ पे भारत सरकार का ये भी टारगेट है कि ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग के थ्रू यूथ्स को क्रिप्टो करेंसी की तरफ घसीटा जा रहा है, ये भी गलत है, इसको यहाँ पे रोकने की जरूरत है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें यहाँ पे करी जा रही है। क्रिप्टो करेंसी का मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयोग हो सकता है, टेरर फाइनेंसिंग प्रयोग हो सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास कोई रेगुलेशन की अथॉरिटी नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी को रोकना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी आपको मालूम ही है एक डिजिटल एसेट है, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पे काम करती है। बस प्रॉब्लम ये है क्रिप्टो करेंसी की कि ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन में जो डाटा होता है वो साइमल्टेनियसली न्यूमरस ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स में अलग अलग स्टोर होता है, और एक बार कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होगा तो वो डाटा लाखों कंप्यूटर्स में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि डाटा का मैनेजमेंट, फाइनेंसेस का मैनेजमेंट और इसका रेगुलेशन भी सरकार के हाथ में नहीं रहता है, और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डार्क वेब पे जाके AK-47 खरीद लो, टैंक खरीद लो और वहां पे बिटकॉइन से पेमेंट कर लो, सरकार को मालूम ही नहीं पड़ेगा, और फिर उसी बंदूक से और क्रिप्टो करेंसी वाले टैंक से आप इंडिया के अंदर टेररिज्म करो। तो इन सब चीजों के चलते सरकार क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे रेगुलेट करी। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश विथड्रॉस कंट्रोवर्शियल 3 कैपिटल बिल। आपको पता होना चाहिए 2014 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ तो उसके बाद जमीन को लेके, बिल्डिंगों को लेके बहुत एक बड़ी बहस थी। तो शुरुआत में यहाँ पे क्या किया गया
शुरुआत में यहाँ पे हुआ ये कि जो इलाका था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, उसको 58:42 में बांट दिया गया। अब जब यहाँ पे बिल्डिंगों को बांटा गया, जैसे कंटेक्स्ट में एडिटोरियल में भी एक अच्छा एडिटोरियल है जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे कुछ अलग पॉइंट्स है। कुल मिला के हुआ ये था कि 2-3 इशू चल रहे हैं यहाँ पे पैरेलली। एक तो तेलंगाना में जो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स बैठते हैं, वो सेक्रेटेरिएट पुराना तोड़ दिया गया, तो और उसके चलते बहुत सारे छोटे छोटे नए नए ऑफिस बना दिए गए। एक बड़ी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग अब तक नहीं बनी है कोरोना की वजह से। तो अब हो ये रहा है कि अब सोचो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हर ब्यूरोक्रेट का ऑफिस सिटी में अलग अलग जगह पे। पहले तो क्या था, एक सचिवालय होता था, उस सचिवालय के अंदर होम मिनिस्ट्री का भी ऑफिस है, म्युनिसिपैलिटी का भी ऑफिस है, सारे ऑफिस हैं, तो लोग वहां पे जाते थे और वहां पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। अब पता चला कि हाईवे वाले का ऑफिस कहीं और है, सैनिटेशन वाले का ऑफिस कहीं और है, तो लोग बड़ा कंफ्यूज है, तो पब्लिक सर्विसेज ब्लॉक हो गई हैं। एक तो ये इशू चल रहा है हैदराबाद में। दूसरा, आंध्र प्रदेश से एक न्यूज निकल के आ रही है कि आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट बिल को यहाँ पे ओवरऑल रद्द कर दिया है सरकार ने। इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाई जा रही थी, जिसमें से एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी वाइजैग में, लेजिस्लेटिव कैपिटल थी अमरावती में, और जुडिशियल कैपिटल थी कुरनूल में। कुछ यहाँ पे आपको कुरनूल नजर आ जाएगा, यहाँ पे गुंटूर नजर आ जाएगा, यहाँ पे विशाखापट्टनम नजर आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बनाने को बोला था। अमरावती में 33,000 एकड़ का फर्टाइल लैंड एक्वायर किया गया था। वहां के फार्मर्स ने बेच भी दिया था। फार्मर्स को लगा कि इस इलाके का डेवलपमेंट होगा, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार गिरी, ताकत में आ गए वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बोला कि अमरावती में अकेली कैपिटल नहीं बनेगी, अमरावती में मैं लेजिस्लेटिव कैपिटल बनवाऊंगा। तो जब इन फार्मर्स को लगा कि अमरावती में हमारे जमीन के दाम बढ़ जाएंगे, और बाद में पता चला कि ये भैया ये वाईएस जगनमोहन रेड्डी तो 3 जगह कैपिटल बनवा रहे हैं, तो ये 700 दिन का एजिटेशन शुरू हो गया इन फार्मर्स का। फाइनली यहाँ पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि भाई अभी के लिए जो 3 कैपिटल वाला बिल था, इसको मैं विड्रॉ कर रहा हूं और इसके बजाय मैं कुछ दूसरा लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करूंगा, एक और कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करूंगा। अब वो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन कैसा होगा, क्या होगा, वो जब आएगा तब पता चलेगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालयन ग्लेशियर चेंज्ड ट्रैक 20,000 ईयर्स अगो। अब देखिए, ये एक छोटी सी न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। एक्चुअली 5 किलोमीटर लंबा एक अननेम्ड ग्लेशियर है। अननेम्ड ग्लेशियर क्यों? अब देखिए, हिमालय रीजन में बहुत से ग्लेशियर्स हैं, सब ग्लेशियर के नाम ही तो ना देते फिरेंगे। तो एक 5 किलोमीटर का अननेम्ड ग्लेशियर है, जो कि लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कवर करता था कूठी यांगटी वैली में। तो ये जो पर्टिकुलर ग्लेशियर है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ काली नदी के किनारे पे ग्लेशियर था। ये मूव, देखिए सारे ग्लेशियर्स मूव करते हैं, मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया, धीरे धीरे मूव करते हैं। ओके, तो इस ग्लेशियर ने अपने मूवमेंट का कोर्स बदला, और जिस वे में, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उससे पलट के ये बगल के ग्लेशियर सुमजुर चांकी में जाके टकरा गया। और ऐसा हुआ है लगभग 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच में। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा जो कि 19,000 से 24,000 साल पहले था, और होलोसीन जो कि 10,000 साल पहले, इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच में ये एक्टिविटी हुई है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है बात करने का? मतलब ये है बात करने का कि देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हालांकि अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज 10,000 साल पहले, तो ऑब्वियसली बात है एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट साइंटिस्ट का ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज और साथ साथ टेक्टोनिक मूवमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब हिमालयास खड़े हुए। तो नीचे जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो अभी भी काम कर रही हैं, और उन प्लेट टेक्टोनिक्स के चलते इस प्रकार के मूवमेंट्स होते रहते हैं। यहाँ की जो जियोलॉजी है वो हिलती रहती है। समझ के बात को? तो ये एक एक्टिव फॉल्ट और क्लाइमेट चेंज के चलते ये 5 किलोमीटर लंबे हिमालयन ग्लेशियर ने अपने डायरेक्शन को, अपने कोर्स को बदल लिया। बस ये न्यूज है ओवरऑल। और ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि रिसेंटली फरवरी 2021 में ऋषिगंगा वैली उत्तराखंड का एक डिजास्टर हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि ग्लेशियर के किनारे की बहुत सारी बर्फ और बहुत सारा जो डेब्री था वो टूट के नीचे गिरा, और ऋषिगंगा नदी के साथ बहता हुआ जब आया, 2 हाइड्रो पावर डैम्स को अपने साथ उड़ा ले गया, 200 लोगों को मार गया। तो कुल मिला के जो हिमालयन रीजन, इसकी जो जियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और बढ़ते क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यही बताया जा रहा है। जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी में न्यूज आपको काम आएगी।
नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स AK-203 डील विद रशिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लीड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बहुत लंबे समय से 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल को ज्वाइंट तरीके से बनाने की जो डील थी वो पेंडिंग पड़ी थी, उसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया। और अप्रूवल ऑब्वियस सी बात है इसलिए दिया गया चूंकि व्लादिमीर जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आने वाले हैं इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए अगले महीने, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अच्छी बातें पहले से होके रखें ताकि इन मीटिंग्स का कुछ मतलब रहे। तो इस पर्टिकुलर राइफल डील को साइन किया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के थ्रू फरवरी 2019 में और उसके लिए एक ज्वाइंट कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। कोरवा में इसका हेडक्वार्टर्स थे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे राइफल बनाई जाएंगी और सोचिए इससे इंडिया को कितना फायदा है। भले ही इस समय पे इंडिया को पेमेंट रिलीज करे लेकिन अगर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एक ज्वाइंट कंपनी इस प्रकार की राइफल्स को बनाती है तो आगे आने वाले समय में इंडिया इंडिजीनियसली AK-203 राइफल को बना सकता है। सोचिए AK-47 खतरनाक होती है, AK-203 उसका बहुत एडवांस वर्जन है। इस ज्वाइंट वर्जन में एक तरफ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फ्रॉम इंडिया और दूसरी तरफ है रोसो बोरोन एक्सपोर्ट एंड कलाशनिकोव फ्रॉम रशियन साइड। ठीक है, इंडिया की तरफ से मेजर जनरल के रैंक के ऑफिसर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है किसका, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। शायद KA-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो बात हो रही है वो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जो विश्वराट सिस्टम है इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसके ऊपर शायद डील साइन हो। एक और चीज बताई जा रही है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल GSAT-7C कम्युनिकेशन सैटेलाइट खरीदेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए 2236 करोड़ रुपए के खर्चे पे। तो 2236 करोड़ रुपए खर्चे पे G7-7C सैटेलाइट्स खरीदे जाएंगे और ये सैटेलाइट विद ग्राउंड हब्स फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो ये क्या करेगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज है बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट, मतलब आप आर्म्ड फोर्सेस को अपने साथी को देख नहीं पा रहे हो लेकिन उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो थ्रू दिस सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियोस, और इन रेडियोस को पावर कहां से मिलेगी, GSAT-7C सैटेलाइट से। नेवी के पास इस प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट रुकमनी ऑलरेडी है। नेवी के लिए तो देखो जरूरत भी है, नेवी ओशंस में घूमती रहती है, अभी ओशन में उनको बैक एंड सपोर्ट नहीं रहेगा तो वहां कोई जमीन तो है नहीं, पानी ही पानी है। पानी में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पे एयरफोर्स को भी दी जा रही है। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है भाई पेसा एक्ट, मैंने आपको पढ़ाया है तो ये 1996 का पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। इसमें क्या है, पैसा करता क्या है, पैसा ये करता है कि भाई जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अब सबसे पहले तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि शेड्यूल्ड एरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कौन से शेड्यूल में है ये शेड्यूल्ड एरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ओवरऑल इन शेड्यूल्ड एरियाज में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज और रेजिडेंट ये अपने अपने इलाकों में अपना सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम चला सकें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपने ट्रेडिशनल राइट्स रख सकें, इस बात को इंश्योर करता है पेसा। लेकिन पेसा इस बात को तब इंश्योर करेगा जब रेलेवेंट स्टेट्स पेसा को सपोर्ट करने लायक कुछ लेजिस्लेशंस पास करें। अब तक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना ने पेसा रूल्स को इंप्लीमेंट किया है। लेटेस्ट छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट निकल के आया जिसने ड्राफ्ट रूल्स बनाए, छत्तीसगढ़ पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 2021। ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, एक बार ये रूल फाइनलाइज हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ 7वां ऐसा राज्य होगा जिसने पेसा लॉ को लोकल लेजिस्लेशन के थ्रू अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया हो। अब देखिए पेसा को लोकल लेवल पे जल्दी स्टेट्स क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर पेसा के रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए गए तो ग्राउंड लेवल पे जो ट्राइबल्स हैं, जो ग्राम सभा होती है, पंचायत लगती है ना, तो पंचायत को इलेक्ट करने वाला, पंचों को इलेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा अपने इलाकों में कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन को मेंटेन करेगी, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस प्रकार से प्रयोग करना है, अपने कस्टम्स के हिसाब से किस प्रकार से राज करना है। अब आप बोलोगे सर पंचायत तो वैसे भी ऐसा करते हैं, बट ये पैसा उनको अधिकार देता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑन वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, माइंस, मिनरल्स, मार्केट, मेजर डिमांड्स ऑफ ट्राइबल, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ह्यूमन रिसोर्सेज, और यहाँ पे इकोनॉमी पैसे का एंगल आ जाता है। इसलिए पैसा रूल्स बहुत ज्यादा फेवर में जाते हैं ग्राम सभा के, और बहुत सारे स्टेट्स ने इसीलिए इनको अभी तक भी एक्टिवेट नहीं किया। फाइनली छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे नियम कानून ले आए। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज काम आएगी।
अगली न्यूज है मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है सिटीजन चार्टर एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय पंचायत। 22 नवंबर 2021 को ये किया गया एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे 16 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और साइन किया मैसूरू डिक्लेरेशन। ठीक है, और मैसूरू डिक्लेरेशन में क्या किया गया है कि भाई जितनी भी पंचायत हैं देश में, ओके, वो 1 अप्रैल 2022 से कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी का प्रॉमिस करेंगी। तो इन पंचायत का एक काम होगा कि जो भी उस पंचायत के इलाके के लोग होंगे उन लोगों को सही समय पे एफिशिएंट मैनर में जो भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवाई जाएं। यहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा, पब्लिक सर्विसेज की टाइमली डिलीवरी होगी, इस प्रकार के प्रोमिसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट लेवल्स प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए पंचायत को अकाउंटेबल करना, इसी के लिए आया है यहाँ पे मैसूरू डिक्लेरेशन। जीएस पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज कि यूएस वॉरशिप फिर से ताइवान स्ट्रेट के बीच से निकल गया। यहाँ पे आपको इधर चाइना नजर आ रहा है, इधर ताइवान, इसके बीच से अक्सर कर ये जो यूएस के शिप्स हैं ये निकल जाया करते हैं। यूएस का क्या बोलना है कि कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। एक्चुअली में चाइना का ये बोलना है कि देखिए ये ताइवान हमारा है, ठीक है ना, और ताइवान हमारा है तो ताइवान भी अगर चाइना का है और चाइना तो इधर है ही, तो ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी टेरिटोरियल वाटर बन जाएगी चाइना की। अब अगर ये पूरी वाटर बॉडी टेरिटोरियल वाटर बन जाएगी चाइना की, तो यहां से अगर कोई भी शिप निकलेगा उसको चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी। यूएस बोलता है ऐसा नहीं है। यूएस का बोलना है कि ताइवान बोलता है कि वो सेपरेट कंट्री है। अब चूंकि ये सेपरेट कंट्री है तो इधर पे जो वाटर्स हो जाते हैं ना वो इंटरनेशनल वाटर्स हो जाते हैं, और ये इंटरनेशनल वाटर्स हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी शिप, खासकर आप कह लो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के चलते शिप्स यहाँ से निकल सकती हैं। और केवल यूएस ही नहीं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की, फ्रांस की शिप्स भी यहाँ पे निकली। इंडिया ही इतना स्पेशल देश है जिसकी दम नहीं है कि वो अपनी शिप को लेके यहाँ से निकल जाए। ऑब्वियसली बात है, चाइना से रिश्ते ना खराब हो जाएं, हमारे इंपोर्ट्स ना बंद हो जाएं, हम लोग अभी इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। तो ओवरऑल अक्सर कर यूएस के जो वॉरशिप्स हैं वो इन इलाकों से निकलते हैं। चाइना पलट के बोलता है कि भाई दिस इज एन डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिसरप्ट एंड अंडरमाइन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, और चाइना यूएस को गरियाता है, यूएस चाइना को गरियाता है, और ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, इंडिया टू रिलीज 5 मिलियन बैरल्स फ्रॉम रिजर्व। भाई दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया भर में ओवरऑल हाहाकार से मचा हुआ है। तो उसके चलते स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आ गए हैं न्यूज में। क्या है ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स? देखिए, अगर वॉर हो जाए या फिर मान लो पेट्रोलियम के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जैसे अभी के लिए बढ़ गए हैं, तो हर कंट्री ने अपने पास कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रखे हैं जहां पे उन्होंने अलग से पहले तेल खरीद के रख रखा है और अपनी जरूरत के हिसाब से वो तेल निकाल के वहां से खर्च कर सकते हैं। तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो बनाए हैं उसके लिए एक कंपनी बना रखी है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। और अभी के लिए इंडिया के पास 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी है 3 लोकेशंस पे, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में। ठीक है ना भाई? तो इस 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स में से 12% लगभग इंडिया ने निकाले हैं 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। यूएस ने निकाले हैं 50 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल अपने रिजर्व से। क्यों निकाले गए हैं? और यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया सबने निकाले हैं। उसका वजह यह है कि दुनिया भर में ओवरऑल क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चूंकि ये क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है और अगर तेल के ही दाम बढ़ने लगेंगे तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? तो इसलिए अभी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाल के लोग खर्चा कर रहे हैं, बट ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना 5.33 मिलियन टन के, केवल 5 दिन चल सकते हैं। तो कितने दिन चला लोगे आप इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को? सॉरी, 9.5 डेज चल सकते हैं। देखिए, 9.5 डेज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। तो इंडिया के टोटल 5.33 मिलियन टन 9.5 दिन की इंडिया की क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, उससे ज्यादा को नहीं। तो यहां पे ओवरऑल इन ओपेक प्लस ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि भाई अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाओ, और उससे क्या है, दुनिया भर में ऑयल के दाम कम होंगे तो चीजें थोड़ी स्टेबलाइज होंगी। अब प्रेशर तो बनाया जा रहा है इन ओपेक प्लस ग्रुप कंट्रीज के ऊपर। ओपेक प्लस ने बोला है कि ठीक है भाई, हम लोग अपने प्लान कंसीडर करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन थोड़ा कम करने, बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे दाम कम हो। ओपेक वाले भी खुश हैं, उनका तेल महंगा बिक रहा है, उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे हो रही हैं। ओके, ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से तेल निकालना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल 5-10 दिन 15 दिन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं लोगे। ओवरऑल ओपेक कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के तेल की प्रोडक्शन बढ़ाना ही एक ऑल्टरनेटिव यहाँ बचता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज़ काम आई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की डेट में इतना ही था दोस्तों न्यूज़ में। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आज से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कशन से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट